Good evening, students. Today we will discuss the lecture number 3rd of class 10, that is chapter name is chemical equations and reaction, and we are going to start our third lecture of this chapter. And in today's lecture we will discuss various topics, that is how to write a chemical equation and what is the characteristics of the chemical equation. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जो रिएक्शंस हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा जो केमिकल इक्वेशन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइम। तो हम ये जो दोनों टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम आज देखेंगे जो रिएक्शन है उसको कैसे लिखा जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था जो रिएक्शन है उसके अंदर बेसिकली रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं यही दो कंपोनेंट रहते हैं। रिएक्टेंट को हम चेंज करते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे जो पहला स्टेप है रिएक्शन को लिखने का, उसमें आप क्या करोगे, द रिएक्टेंट विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। तो जब भी आप लेफ्ट साइड में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट्स को लिखोगे। रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट that is called product of the reaction. So reactants जो है, फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है that is reaction between N2 and H2, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन जो गैस है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है, that is called reactants। तो N2 और जो H2 है ये रिएक्टेंट्स है, तो आप इनको लेफ्ट साइड पे लिखोगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में अमोनिया जो गैस है, NH3 गैस इज कॉल्ड अमोनिया गैस। अमोनिया जो गैस है वो प्रोडक्ट है, वो आप राइट साइड पे लिखोगे। तो पहला तो ये स्टेप है, जो रिएक्टेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे आएंगे और जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड पे आएंगे। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। आपने 9th क्लास के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या सिंपली अगर हम बात करें, जो एटम्स हैं, एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, जो रिएक्शन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन है हमारे पास, जो एक एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की कितने एटम्स हैं, आगे 2 कोफिशिएंट लगा रखा है हमने, तो इसके भी कितने एटम है, 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 3 × 2 6 एटम है टोटल रिएक्टेंट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड पे भी कितने एटम रहेंगे, 6 एटम। तो 3 × 2 टोटल नंबर ऑफ एटम इज फिक्स्ड। So each and every reaction follow the law of conservation of mass, that is atom can neither be created nor be destroyed। तो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपने रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, वो आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, मतलब जितने एटम्स इधर है उतने ही एटम्स इधर मिलेंगे। ये दूसरा रूल है रिएक्शन को लिखने का। इसीलिए हम आगे 3, 2 या कुछ अलग कोफिशिएंट्स को लगाते हैं जिससे जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है रिएक्शन को लिखने का, that is every reaction need a particular temperature, pressure और certain conditions। हर रिएक्शन को करवाने के लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए कुछ केसेस में। तो आपने उनको भी शो करना है किस टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जो कुछ रिएक्शंस है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर चाहिए या बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है N2 and 3H2 का, इसमें हमने टेम्परेचर शो किया है 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हमने शो किया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो सकती है। इससे ज्यादा करोगे तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, लो करोगे उस पर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक पर्टिकुलर चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दैट केस 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काफी हायर प्रेशर है। हम जनरली 1 एटमॉस्फेरिक पे इस टाइम प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चाहिए, 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए आपको। और इसमें हमने एक एरो के ऊपर ये लिखा है Fe। Fe जो है इज अ कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको पर्टिकुलर कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कई बार हमें कैटलिस्ट को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितनी जल्दी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट वो भी जल्दी होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो आपका जो कन्वर्जन है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो जल्दी हो, जिससे हमारा जो रिएक्टेंट है वो जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर। तो हम उसको ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आपको कैटलिस्ट भी कुछ केसेस में ऐड करना पड़ेगा। जनरली जो मेटल्स हैं दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आयरन है, निकल है, प्लेटिनियम है, इनको आप एज अ कैटलिस्ट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस केस में हमने आयरन को यूज किया है, तो आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। और दूसरी बात, जैसे जैसे कन्वर्जन होगा रिएक्टेंट का इसमें प्रोडक्ट में, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन में एज इट इज रहेगा, ये कंज्यूम नहीं होगा। तो ये भी कैटलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयरन है या जो कैटलिस्ट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है इसके लिए, रिएक्शन के लिए। इसकी जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो अनचेंज रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक प्लेटफॉर्म देगा जिसके ऊपर रिएक्शन अक्कर हो सके। एक कैटलिस्ट है, एक एंजाइम्स भी रहते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस चलती रहती हैं। फूड को डाइजेस्ट करना ये भी एक रिएक्शन है, या फिर डीएनए का सिंथेसिस ये भी क्या है, रिएक्शन है। तो हमारा जो लिविंग सिस्टम है इसमें भी मल्टीपल रिएक्शंस जो है ये चल रही है इस टाइम पे। तो वहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो हमारी बॉडी यूज करती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको हम, एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को क्या बोला जाता है, बायोकैटलिस्ट। तो जो बायोकैटलिस्ट है इट इज सेम एज दैट ऑफ कैटलिस्ट, बट द डिफरेंस इज दैट द कैटलिस्ट इज यूज्ड इन नॉन लिविंग सिस्टम एंड बायोकैटलिस्ट और एंजाइम इज यूज्ड इन द लिविंग सिस्टम। फंक्शन दोनों का सेम रहेगा, दोनों जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया रिएक्शन को। अगला जो रूल है रिएक्शन को लिखने का, उसमें क्या रहेगा, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में जो N2 था, N2 है वो गैस है, तो उसके ब्रैकेट में आपने लिख देना G जो है वो सिंबल है शॉर्ट फॉर्म गैस स्टेट पे। हाइड्रोजन वो भी गैसीय स्टेट पे है, और जो प्रोडक्ट बना अमोनिया वो भी कौन सी स्टेट पे है, गैसीय स्टेट पे। तो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को भी आपने क्या करना है, मेंशन करना है। ऐसे जो नीचे वाली रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो स्टेट है इस लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय स्टेट में रहेगा। तो जब आप इस रिएक्शन में, ये जनरली रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को बोलते हैं। लाइम वाटर जो है वो कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाओगे, देन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज प्रेसिपिटेट। और जो प्रेसिपिटेट है वो रहता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, जब रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो उसमें अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बना है तो सॉलिड की प्रॉपर्टी रहेगी, सॉलिड हैवी होगा, इट विल सेटल एट द बॉटम। तो जो डाउन एरो हमने दिखाया है, द एरो व्हिच इज गोइंग ऑन द डाउनवर्ड पोजीशन, इट इज शोइंग द पीपीटी। पीपीटी मीन प्रेसिपिटेट, पीपीटी है, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट है, अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट बनेगा तो आप डाउन एरो दिखाओगे। डाउन एरो का मतलब है जो सॉलिड बना वो नीचे सेटल हो जाए। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हो सकता है जो रिएक्शन है उसके अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो गैस की फॉर्मेशन हो। तो अगर गैस होगी, गैस इज लाइटर इन वेट एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन।
then the upper arrow will be shown, that is, तो अगर गैस बन रही है तो वो अपर की तरफ मूव करेगी, तो आप अपर एरो दिखाओ। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है इसमें मेटल जो है जिंक है, जिंक को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाला, जिंक की स्टेट रहेगी सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या रहेगी लिक्विड। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट जो कि लिक्विड रहेगा, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं ये प्रोड्यूस होंगे एंड द बबल विल मूव टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन। सो वी आर शोइंग द एरो व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड अपर डायरेक्शन। तो अपर डायरेक्शन का जो एरो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, और जो लोअर डायरेक्शन का एरो है ये प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को शो करता है। तो अगर रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बना प्रोडक्ट में तो डाउनवर्ड एरो आएगा, अगर गैस बन रही है तो अपवर्ड एरो को शो करोगे। और ऐसे ही अगला जो पॉइंट है रिएक्शन का, रिएक्शन में और क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं। अगर रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ रही है, देखो हो सकता है रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट्स हैं वो तभी रिएक्ट करें जब उनको एनर्जी देनी पड़े, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कुछ रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर में होगी, कुछ के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए, तो हो सकता है रिएक्शन को हीट देनी पड़े। तो अगर रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट जो है वो तभी रिएक्ट करें जब उनको हीट दी जाए तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक। इसका एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक का, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट जो है वहां पे ये रिएक्शन होती है। तो हम समझ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, बोथ आर रिएक्टेंट्स एंड लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन लीव्स which contain green pigment that is called chlorophyll। तो जो लाइट है उसको एब्सॉर्ब करने वाला जो कंपोनेंट है वो कौन है, क्लोरोफिल। कौन सा कंपोनेंट है वो, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये दोनों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बनेगा इस साइड पे ग्लूकोज, C6H12O6 कॉल्ड ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो इस रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे E प्लस कर सकते हो। E मींस एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब की है। तो अगर रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या दिखाओगे, प्लस E दिखा दोगे। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो दैट इज एंडोथर्मिक। सेकंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस इवोल्यूशन ऑफ हीट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी, जब रिएक्शन हो जाएगी व्हेन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट उसमें रिलीज होगी लाइट की फॉर्म में या किसी भी एनर्जी की फॉर्म में, जो हीट है वो रिलीज होगी, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, इसका रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मींस breakdown of the glucose in the living cells with the help of oxygen, and it take place in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल है जहाँ पे ग्लूकोज को एरोबिकली जो है ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिसको लिविंग सिस्टम जो है वो यूज करता है। तो रिएक्टेंट्स जो है इस केस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो रही है उसमें C6H12O6 दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज प्लस इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बोथ आर एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, एंड after the conversion reactants are converted into carbon dioxide plus water plus ATP. ATP is called energy currency of the cell, that is adenosine triphosphate। ATP जो है जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं,
चाहे वो प्लांट का सिस्टम है, चाहे बैक्टीरिया का सिस्टम है, चाहे ह्यूमंस का सिस्टम है, हम सभी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो एटीपी की फॉर्म में रहता है। हम जितना भी फूड मटेरियल खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज करता है, जिससे एनर्जी निकलती है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट मिला आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी को आप एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे रिलीज हो रही है। तो अगर एनर्जी प्रोडक्ट वाली साइड पे रिलीज होगी देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट्स के केस में तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिएक्शन के। तो अगर हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करें हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो ये दोनों आपस में काफी कोऑर्डिनेट करते हैं, काफी एक सिमिलर एक टॉपिक है। अभी हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं क्या क्या चेंजेस आए रिएक्शन के अंदर, तो पहला जो चेंज है दैट इज चेंज इन स्टेट। जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, डिफरेंट। जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इधर क्या बना लिक्विड और गैस, तो चेंजिंग स्टेट भी हुआ। सेकंड, चेंजिंग कलर भी आ सकता है। कई बार जो रिएक्शन होती है उसमें कलर का चेंज आ सकता है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो चेंजिंग कलर। चेंजिंग एनर्जी, एनर्जी जो है वो इवॉल्व भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो एनर्जी का चेंज भी आ रहा है। एंड और क्या चेंज आ सकते हैं इसके अंदर, चेंजिंग फिजिकल स्टेट हो सकता है इसके अंदर। तो ये सारे चेंजेस जो है ये रिएक्शन के अंदर शो होते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे और इसको बुक में से भी स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।